नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर। एक बार फिर से बिहार की राजनीति को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। छठे फेज का मतदान की प्रक्रिया 25 मई को होगी, जिसमें बिहार के 8 लोकसभा सीटों पे मतदान की प्रक्रिया होगी। आज से प्रचार-प्रसार शाम के 5 बजे से बंद हो चुका है। बिहार की जो 8 लोकसभा सीटों पे 25 मई को मतदान होगी, उसमें वाल्मीकिनगर है, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, वैशाली है, सिवान है, गोपालगंज है और महाराजगंज है। तो ये 8 लोकसभा सीट है जिस पे 25 मई को मतदान होगी और आज से प्रचार-प्रसार बंद है। इसमें कई ऐसी लोकसभा सीट है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, सिवान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इस पे चर्चा करेंगे कि सिवान का क्या चुनावी माहौल है, क्या राजनीतिक समीकरण वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन उससे पहले इस बात की चर्चा कर लेते हैं, जो पिछले दिनों 5वें चरण के दौरान जो छपरा सिवान में जो हिंसा की खबरें आई, बूथ पे रोहिणी आचार्य को लेकर के और भाजपा समर्थकों के बीच जो नोक-झोंक हुई, उसके बाद जो घटना हुई और सिवान में 2 दिनों के लिए और इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया गया, यानी 25 मई तक इंटरनेट की सुविधा बंद रखी गई है। लेकिन आज रोहिणी आचार्य समेत भोला यादव पे भी केस दर्ज हुआ। आज एसआईटी की टीम जो गठित हुई थी इस पूरे मामले को जांच करने के लिए, वो राबड़ी आवास पहुंची और जो जांच की प्रक्रिया है वो अब तेज हो गई है। साथ ही साथ जो रमाकांत जिसको कि मुख्य आरोपी के तौर पे भी देखा जा रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कहें तो पूरी जांच प्रक्रिया जो है अब वो तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन रोहिणी आचार्य पे भी गैर जमानती जो धारा होती है उसको लगाया गया है और रोहिणी आचार्य समेत भोला यादव पे भी केस दर्ज किया गया, क्योंकि जब ये खबरें आई, जब वीडियो सर्कुलेट हुआ, तब बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि भोला यादव उस निर्वाचन क्षेत्र के नहीं है, फिर वो उस बूथ पे क्या कर रहे थे और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चलता रहा। लेकिन आज रोहिणी आचार्य जो पहली बार चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से जो चुनावी अखाड़े में वो कूदी थी, और लेकिन उसके बाद जो हिंसा की खबरें आई, उसमें कहीं न कहीं अब रोहिणी आचार्य पे भी मामला दर्ज हो गया है। दूसरी जो खबर थी बिहार से कि आज तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का फिर से एक वीडियो अ, हेलीकॉप्टर से उन्होंने वीडियो को शेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे और मुकेश सहनी उसी पुराने अंदाज में दिखे। याद कीजिए, जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने मछली खाया था हेलीकॉप्टर में और फिर मुकेश सहनी ने उस वक़्त कहा था कि अब कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी। फिर उसके बाद बीजेपी ने आपत्ति किया था कि अ, त्योहार के वक़्त में भी ये लोग नॉन-वेज खा रहे हैं, इस तरह से वाद-विवाद उत्पन्न हुआ था। उसके बाद लगातार मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ में वीडियो शेयर करते रहे। लेकिन आज जो वीडियो था, वो काफ़ी ज़्यादा अ, दिलचस्प था, जब मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को सरप्राइज़ किया और उन्होंने हेलीकॉप्टर में केक काटा और ये कहा गया कि 2 सेंचुरी को तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने पार किया, यानी 200 से ज़्यादा जनसभा उन लोगों ने अभी तक कर लिया है। जिसके लिए मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव ने साथ मिलकर के केक काटा। लेकिन देखिए, जो 200 प्लस जनसभा है, वो एक बड़ी जनसभा तेजस्वी यादव के द्वारा की गई और मैंने कई सारी वीडियो में कहा है कि जब बिहार की अगर 40 लोकसभा सीटों पे मुकाबला देखें एनडीए की तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो एनडीए में आपको कई सारे चेहरे हैं जो दिख जाएँगे, जो चुनावी अखाड़े में विपक्ष को घेरते हुए दिख जाते हैं। उसमें चिराग पासवान है दमखम के साथ, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं। लेकिन जब आप इंडिया गठबंधन में जाएँगे और बिहार में, तो वहाँ पे तेजस्वी यादव पूरी कमान को सँभाले हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं मुकेश सहनी। दोनों मिलकर के लगातार अ, एक संसदीय क्षेत्र में 2 से 3 बार पहुँच रहे थे। लेकिन बीच में तेजस्वी यादव की वो तस्वीर भी वायरल हुई, जब उन्हें कुछ तकलीफ हुआ, उनके शरीर में दर्द हुआ, फिर उन्होंने डॉक्टर से सलाह लिया तो उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक करारा हमला बीजेपी पे किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बेड रेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि वो जब तक पीएम मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे, तब तक वो बेड रेस्ट नहीं लेंगे। उन्होंने 4 जून का भी हवाला दिया कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद मोदी जी बेड रेस्ट करेंगे। इसको लेकर के जो बिहार की राजनीति में तंज का जो एक पलटवार होता है, वो शुरू हो गया, क्योंकि जब पीएम मोदी बिहार पहुँचे थे, तो उन्होंने इस तेजस्वी यादव के इस बयान पे पलटवार किया और पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज के वारिस की इस तरह का सोच है कि वो चाहते हैं कि मोदी को बेड रेस्ट करा दें। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को बेड रेस्ट ना हो। तो इस तरह से जो आरोप-प्रत्यारोप का दौर है वो चलता रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी तो आते ही हैं लालू प्रसाद यादव और मुझे गाली देने के लिए। लेकिन इन सबों के बीच जो एक सबसे बड़ी बात तेजस्वी की देखने मिली कि 200 प्लस जनसभा को संबोधित करना, वो भी ऐसे वक़्त में जब वो पूरी तरह से फिट नहीं है और ये स्पष्ट रूप से दिखता भी है कि वो व्हीलचेयर से ही हेलीकॉप्टर तक पहुँचते हैं। फिर वो जब जनसभा में भी जाते हैं, तो वो खड़े होकर के भाषण नहीं दे पाते हैं, बैठ के ही वो जनसभा को संबोधित करते हैं और कई बार वो
उनकी तस्वीर भी वायरल होती है, जब वो खुद से चल नहीं पाते, लोग उनको उठा करके गाड़ी तक पहुँचाते हैं। यह दिखाता है कि तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका में बिहार में मजबूती से एनडीए के सामने खड़े हैं। मैंने कई बार वीडियो में भी इस बात का ज़िक्र किया है कि तेजस्वी यादव जितनी मजबूती से बिहार में एनडीए को टक्कर दे रहे हैं, यही वजह है कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण को समझने वाले लोग हैं, जो 2019 में जो समझते थे कि बिहार में 40 में से 39 सीटें आई हैं, तो 2024 में क्या वही आंकड़ा रहेगा या फिर एनडीए कहीं एनडीए का जो आंकड़ा है उसमें उलटफेर हो सकता है। तो तेजस्वी यादव की जब इन सभी चीजों को आकलन किया जाता है कि वो किस तरह से मजबूती के साथ एक-एक संसदीय क्षेत्र में 2-2 3-3 सभाएं कर रहे हैं और उनका जो वीडियो सर्कुलेट होता है, तो उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव इस बार आरजेडी का जो खाता 2019 में नहीं खुल पाया था, उसमें शायद वो सफल हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कि आरजेडी का खाता खुले और एनडीए का जो आंकड़ा था, उसमें एक उलटफेर होने की संभावना इसी आधार पे देखा जाता है कि जिस तरह से मजबूती से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में एनडीए के सामने खड़े हैं और लगातार तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ एनडीए के नेता चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर सम्राट चौधरी हो, हर तरफ से पलटवार तेजस्वी यादव पे किया जाता है और फिर तेजस्वी यादव भी दमखम के साथ उसका जवाब देते हैं और तेजस्वी की जनसभाओं में भी वो भीड़ भी देखा गया है कि जब तेजस्वी यादव चल नहीं पाते हैं, भले ही वो उठ करके लोगों का अभिवादन स्वीकार नहीं कर पाते हैं, बैठ करके वो भाषण देते हैं, लेकिन उनको लोग सुनने के लिए पहुंचते हैं, उनकी जनसभाओं में वो भीड़ भी देखा गया जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव की जो भूमिका रही है वो काफ़ी सराहनीय भी रही है। जब आप छपरा के कांड को लेकर के देखिएगा, तो छपरा में जो कांड हुई, सिवान में जो कांड हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक जो परिपक्व राजनेता के तौर पे उनका जो बयान सामने आया, वो दिखाता है कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति को कितना समझ चुके हैं और बिहार की राजनीति में वो कितना आगे निकल चुके हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने उस वक़्त कहा कि चुनाव में हिंसा कहीं से स्वीकार नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब आप किसी के घर पे कैंप कर देंगे या फिर 500-600 लोगों के साथ पहुँच जाएँगे तो फिर प्रतिक्रिया आएगी। जिस तरह से रूडी का बयान आया उसके बाद आलोचना भी हुई कि जब आप किसी के घर पे 500-600 लोगों के साथ कैंप करेंगे धावा बोल देंगे तो फिर सेल्फ डिफेंस में गोलियाँ चलती हैं। इस तरह का बयान राजीव प्रताप रूडी का था। लेकिन तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में और उनके साथ इतना कुछ हो जाना कि उन पे केस दर्ज हो गया और बूथ कैप्चरिंग का मामला भी उनके ऊपर था। जो वीडियो में स्पष्ट रूप से नारा लगाया जा रहा था कि बूथ कैप्चरिंग के लिए वो आई हैं, उसके बाद ही वाद-विवाद उत्पन्न हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मतदान की प्रक्रिया है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसमें कहीं से भी हिंसा स्वीकार्य नहीं होती। ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव राजनीति में किस तरह से एक सकारात्मक रूप से आगे निकल रहे हैं। अब चर्चा करते हैं उन 8 लोकसभा सीटों में जो सबसे ज़्यादा चर्चित लोकसभा सीट है, सिवान लोकसभा सीट। बाकी उन 7 लोकसभा सीटों की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल चर्चा करते हैं सिवान लोकसभा सीट की। इस सिवान लोकसभा सीट का क्या समीकरण है, क्या राजनीतिक माहौल है सिवान का? तो देखिए, सिवान में जो मुकाबला है, वो एनडीए की तरफ से ये सीट जेडीयू के खाते में थी, तो जेडीयू की तरफ से विजय लक्ष्मी देवी चुनावी मैदान में हैं। इनके पति रमेश कुशवाहा हैं, जो जेडीयू से पूर्व विधायक रह चुके हैं। सीपीआई-एमएल के भी नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। एक अच्छा खासा प्रभाव है। दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी हैं, इंडिया ब्लॉक से आरजेडी के कैंडिडेट हैं। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट है, उसने सिवान के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सिवान में जो मुकाबला है, उसको जोरदार बना दिया है। हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले वो जितनी बार सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ी हैं, वो आरजेडी प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा है 2019 में, 2014 में, 2009 में। लेकिन हर बार हिना साहब की हार हुई। 2019 के आंकड़े पे आते हैं। तो देखिए 2019 में हिना साहब के सामने कविता सिंह थी। कविता सिंह जेडीयू से कैंडिडेट थी और हिना साहब आरजेडी से। उस वक्त कविता सिंह ने जीत दर्ज किया। करीब 1 लाख के आसपास वोटों से हिना साहब को हार का सामना करना पड़ा। 2014 में आते हैं तो 2014 में ये सीट बीजेपी के पास थी क्योंकि उस वक्त जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही थी। तो बीजेपी ने यहाँ से ओम प्रकाश यादव को चुनावी मैदान में उतारा। दूसरी तरफ आरजेडी से फिर हिना साहब थी। उस वक्त भी ओम प्रकाश यादव ने जीत दर्ज किया और हिना साहब को हार का सामना करना पड़ा। 2009 में तो ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय आकर के आरजेडी कैंडिडेट हिना साहब को हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने जीत दर्ज कर लिया। तो हिना साहब का लगातार सिवान में हार हो रहा था। लेकिन इस बार कहें तो आरजेडी ने टिकट नहीं दिया या फिर हिना साहब ने टिकट नहीं लिया क्योंकि खुल करके बातें सामने नहीं आ पाई थी कि क्या वजह रही। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि आरजेडी टिकट हिना साहब को देना चाह रही थी, लेकिन हिना साहब चूंकि पिछले चुनावी परिणामों को देख करके हिना साहब ये समझ रही थी कि सिर्फ एमओएस समीकरण को लेकर के सिवान में जीत दर्ज नहीं हो सकता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर सिवान के माहौल को हम लोग समझने का प्रयास करें तो जो वहां के लोग हैं या फिर जो लोगों ने वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की है
उनसे मैंने बातचीत किया तो उन लोगों का कहना है ना तो यहाँ पे कविता सिंह जो यहाँ से भी सिटिंग एमपी है जिन्होंने 2019 में जीत दर्ज किया, ना तो उनकी जीत का प्रभाव दिख रहा है और ना ही शहाबुद्दीन के दमखम का कोई असर अब सिवान में बचा हुआ दिख रहा है। लेकिन तीनों ही प्रत्याशी अपने राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए जो भी अ, चुनावी समीकरण है उसको साधने के लिए जो भी प्रक्रिया होगी उसमें भरपूर तरीके से लगे हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो हिना साहब को लेकर के करेंगे क्योंकि देखिए हिना साहब ने ही जो चुनावी माहौल है उसको त्रिकोणीय सिवान में बना दिया है। क्योंकि इससे पहले उनका आरजेडी से आना, लेकिन इस बार उन्होंने निर्दलीय आकर के एक बड़ा टेंशन आरजेडी के लिए, खास तौर से देखें तो आरजेडी के लिए एक बड़ी मुश्किल हिना साहब ने सिवान में उत्पन्न किया है। लेकिन हिना साहब का आरजेडी से अलग होने के पीछे कई लोगों का ये कहना है कि वो आरजेडी से अलग नहीं हुए हैं, बल्कि चुनाव के परिणाम को अगर समझे तो हिना साहब को ये लगता है कि आरजेडी के साथ सिर्फ मुस्लिम और यादव को लेकर के चलना सिवान में काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बार जब वो निर्दलीय आई और पार्टी का जो एक उनके ऊपर सिंबल था उनसे जब वो अलग हुई तो अब वो जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है उसमें भी वो सेंधमारी कर सकती है। यही वजह है कि जब हिना साहब का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें वो भगवा पहने अपने कुछ समर्थकों के साथ वो दिख रही थी, उनके आसपास जो लोग थे वो भगवा पहने हुए थे। इससे स्पष्ट संदेश हिना साहब देना चाह रही थी कि सिर्फ वो एमवाई तक अब सीमित नहीं है, बल्कि जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो स्वर्ण जाति से आने वाले लोग हैं, जो वैसे समाज के लोग हैं, अब वो भी उनके साथ हैं। यानी जो बीजेपी और जेडीयू का कोर वोट बैंक माना जाता है, उस पे सेंधमारी की वो तस्वीर स्पष्ट रूप से बयां कर रही थी कि किस तरह से हिना साहब इस पूरे चुनावी समीकरण को साधने में लगी है। देखिए, हिना साहब को तो ये लगता है कि शहाबुद्दीन का जो प्रभाव रहा है, भले ही वो प्रभाव अब उतना नहीं बचा या फिर आरजेडी के सामने जब हिना साहब भी चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में जो मुस्लिम हैं, जो यादव हैं, वो कहीं न कहीं हिना साहब को चुनेंगे और जो राजनीतिक माहौल रहा है सिवान का, जो शहाबुद्दीन का एक गढ़ रहा था, उससे कहीं न कहीं हिना साहब को लगता है कि मुस्लिम और यादव भले ही कुछ परसेंट कट करके आरजेडी के साथ शिफ्ट हो जाए, लेकिन अगर उनकी पकड़ जेडीयू के कोर वोट बैंक में हो जाती है, तो निश्चित रूप से जो आंकड़ा है, जो पिछले चुनावों का आंकड़ा देखें तो उसमें एक मार्जिन हिना साहब ला सकती हैं। यही वजह है कि हिना साहब इस पूरे समीकरण को साधने में जोर-शोर से लगी हुई हैं। दूसरी तरफ आरजेडी को ये लगता है कि जब हिना साहब आई हैं, चुनावी मैदान में निर्दलीय हैं, तो ऐसे में जो मुस्लिम और यादव हैं, वो कहीं आपस में नहीं बँट जाएँ। क्योंकि मुस्लिम और यादव अगर हिना साहब की तरफ कुछ परसेंट अगर शिफ्ट होता है, तो ऐसे में एक बड़ा झटका आरजेडी को, अवध बिहारी चौधरी को वहाँ लगेगा। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी लगातार सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हिना साहब के खिलाफ वो जम करके, जिस तरह से उन्होंने पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ जम करके उन्होंने कैंप किया, वो सिवान में नहीं करना चाहते हैं। इसका वजह ये है कि जो वहाँ के मुस्लिम और यादव हैं, उनमें एक बिखराव देखने मिलेगा। यही वजह है कि सिवान में आरजेडी एमवाई से ज्यादा जो जेडीयू और बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसको साधने में लगी हुई है, क्योंकि लड़ाई यहाँ पे एक तरफ हिना साहब भी चाह रही है कि जेडीयू के कोर वोट बैंक को अपने तरफ शिफ्ट किया जाए और आरजेडी भी यही चाहती है कि किसी तरह से जो स्वर्ण है या फिर जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो कोर वोट बैंक वैसे समाज के लोग को माना जाता है बीजेपी का, जेडीयू का, उसको तोड़ करके अपनी तरफ शिफ्ट किया जाए। लेकिन सवाल है कि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी देवी, उनके पति रमेश कुशवाहा, वो एक उनका अच्छा खासा प्रभाव सिवान में रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का सपोर्ट है, ओम प्रकाश यादव का भी सपोर्ट, जो उनके समर्थक है उनका सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ भले ही कविता सिंह का टिकट कटने से जो कविता सिंह के समर्थक थे वो नाराज चल रहे हैं और वहां पे जो सिवान का राजनीतिक माहौल है उस हिसाब से देखें तो इस बार जो आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है, एम और वाई, मुस्लिम और यादव, उनका भी कहना है कि इस बार हिना साहब की तरफ जो उनका वोट बैंक है वो काफी ज्यादा संख्या में शिफ्ट होगा। उसका वजह यह है कि एक तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हैं और जब हिना साहब शहाबुद्दीन का नाम लेकर के उनके चेहरे के साथ वो चुनावी मैदान में आई हैं, तो निश्चित रूप से सिवान में आरजेडी से पहले शहाबुद्दीन को देखा जाएगा, शहाबुद्दीन के कामों को देखा जाएगा। यही वजह है कि आरजेडी से कट करके जो एमवाई समीकरण शिफ्ट होगा वो हिना साहब की तरफ शिफ्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के कई ऐसे स्वर्ण जाति के भी लोग हैं और कई ऐसे दलित समाज से आने वाले लोग हैं, वैसे समाज से आने वाले लोग हैं, उनका भी जो वोट है वो हिना साहब की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। एक ये बड़ी बात है सिवान के लिए। इसके पीछे वजह यह है कि कविता सिंह का टिकट कटने से जो उनके समर्थक है वो नाराज चल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो जाए तो जाए किधर, भले ही वहां पे एनडीए फैक्टर है, बीजेपी का चेहरा है, पीएम मोदी भी सिवान पहुंचे थे, लेकिन हिना साहब जो संदेश देना चाह रही हैं, भगवा जो उनके समर्थक पहने हुए थे उनके साथ वो थी और लगातार हिना साहब ये भी कह रही है कि वो सभी रंगों को लेकर के चलेंगे। तो इसका जो फायदा है निश्चित रूप से वो हिना साहब को सिवान में मिलेगा। हालांकि जो अभी मजबूत स्थिति में वहां दिख रहे हैं लक्ष्मी देवी ही दिख रही हैं, क्योंकि वो
रमेश कुशवाहा का जो प्रभाव है उसका असर वहाँ पे अब दिख रहा है। लेकिन यही वजह है कि रमेश कुशवाहा भी समझ रहे हैं कि हिना साहब जो है एक कड़ा टक्कर सिवान में उनकी पत्नी को दे सकते हैं। इसलिए रमेश कुशवाहा ये कहते हैं कि हिना साहब बीजेपी ही ज्वाइन कर लें। अब ये दिन आ गया है कि वो जो सनातन है उनको अपनाने का काम कर रहे हैं, जो हिंदू परंपरा है उनको अपनाने का काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वो बीजेपी ही आकर के ज्वाइन कर ले। इस तरह का तंज जो है वो रमेश कुशवाहा अब हिना साहब पे कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सिवान की सियासी माहौल है उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने मिलेगा। इसके साथ ही अगर जातीय समीकरण को हम लोग समझने का प्रयास करें सिवान का, तो वहाँ पे जो मुसलमानों की संख्या है, वो काफ़ी है। इसमें 3 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख के आसपास यादव हैं और 1.5 लाख के आसपास कुशवाहा हैं, करीब 80,000 के आसपास सहनी मतदाता भी हैं। तो मुकेश सहनी के आने से भी एक अच्छा खासा प्रभाव वहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा करीब 4 लाख उच्च जाति के लोग हैं, 2.5 लाख अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के मतदाता हैं। जहां साबुद्दीन राजनीति में अपने चरम पे थे, तब उनका प्रभाव हर जाति समूह के उच्च वर्ग में दिखाई देता था। तो इस बार भी उसका जो प्रभाव है वो हिना साहब अपने पक्ष में लेना चाह रही हैं और कहीं न कहीं इसका जो असर है वो अब देखने के लिए मिल भी रहा है। फिलहाल सिवान लोकसभा सीट को लेकर के आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।